हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 6, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी ब्रिटिश पैरामाउंटेसी या फिर ब्रिटिश प्रभुता को प्रशासनिक नीति के द्वारा बढ़ाया या फैलाया, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के द्वारा फैलाया। इससे पहले दोस्तों हमने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने क्या किया, लड़ाइयाँ लड़के अपने राज्य को बढ़ाया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने डिप्लोमेसी का यूज करके अपने राज्य को बढ़ाया, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रिंग फेंस पॉलिसी क्या थी और भी कई ढेर सारी चीज़ें को हम समझेंगे, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस। और फिर उसके बाद किसने जो है सब्सिडरी अलायंस को शुरू किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, अवध का एनेक्सेशन किस तरीके से हुआ था, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको उससे जो है एक कंटिन्यूटी मिलती जाएगी और आपको चीज़ें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो प्रोसेस था इम्पीरियल एक्सपेंशन का, मतलब कि जो अंग्रेज जो अपने साम्राज्य का जो एक्सपेंशन, जो फैलाव जो कर रहे थे, जो विस्तार जो कर रहे थे, और साथ ही साथ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी के कंसोलिडेशन या फिर एकत्रीकरण का, वो कंपनी ने कब से कब तक किया, 1757 से लेके 1857 तक। अब देखिए, ये काम करने में, अपने साम्राज्य का विस्तार करने में कंपनी ने दो तरीके अपनाए। पहला जो तरीका था उसमें क्या था कि ये लोग किसी भी राज्य के ऊपर युद्ध करके उस पर जीत हासिल कर लेते थे, विजय कर लेते थे। और जो दूसरा जो मैकेनिज्म है उसमें इन्होंने एनेक्सेशन कैसे किया, कैसे हड़पा उस राज्य को, डिप्लोमेसी या फिर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर प्रशासनिक मैकेनिज्म के द्वारा। अब देखिए, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि कंपनी ने किस तरीके से एक एक करके हमारे जो मेजर, जो मुख्य जो इंडियन पावर्स थे उनको हराया और अपने अंडर में ले लिया, या फिर उस पे उनको जो है जीत लिया, अपने अधीन कर लिया। जैसे कि बंगाल को कैसे जीता और वहाँ पे कैसे कब्जा किया, मैसूर, मराठा, सिख। तो इन सब को अंग्रेजों ने कैसे जीता, वार करके या फिर युद्ध लड़के, या फिर कैसे जीता, छल करके। डिसीट का मतलब होता है छल करना, धोखा देना, कपट करना। अब देखिए, लेकिन होता क्या है कि जो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने सभी जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं सब पे आक्रमण करके या छल करके नहीं उन पे कब्जा किया। कुछ के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को भी अपनाया। अब देखिए, इसके लिए हम समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि वारेन हेस्टिंग की रिंग फेंस पॉलिसी है, वेलेस्ली की जो सब्सिडी अलायंस है, और डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि वारेन हेस्टिंग ने किस पॉलिसी की शुरुआत की थी, तो आप कहेंगे रिंग फेंस की। और लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत की थी, और जो है लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी। अब देखिए, हम एक एक करके ये जो तीनों ही जो सिस्टम है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन तीनों ही सिस्टम का यूज करके जो ब्रिटिश डोमिनेंट था वो उसका इंडिया में विस्तार हुआ, या फिर उसका इंडिया में एक्सपेंशन हुआ। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिसी थी रिंग फेंस की, उसके बारे में। तो देखिए, जो वारेन हेस्टिंग जो थे, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने उस समय ब्रिटिश रूल के, जब ब्रिटिश को सामना करना था, किसका सामना करना था, पावरफुल कॉम्बिनेशन, किसका, मराठा, मैसूर, हैदराबाद, इन जैसे पावरफुल शक्तिशाली राज्यों का सामना करना था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, वारेन हेस्टिंग ने एक पॉलिसी को अपनाया जिसको इन्होंने क्या कहा, रिंग फेंस पॉलिसी। अब ये रिंग फेंस पॉलिसी में क्या होता था कि अंग्रेज क्या करते थे, बफर जोन बना के कंपनी के जो है सीमाओं की रक्षा करते थे, या फिर कंपनी के फ्रंटियर्स का मतलब होता है सीमा। तो कंपनी के सीमाओं की रक्षा करते थे, कैसे, बफर जोन बना के। अब देखिए, ये जो पॉलिसी थी वारेन हेस्टिंग की, हमको कहाँ पे देखने मिलती है, जब मराठा और मैसूर के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ। और देखिए, जो सबसे मुख्य जो खतरा था कंपनी के टेरिटरीज के लिए, कंपनी के जो राज्य जो थे उनके लिए, वो कहाँ से था, अफगान के इन्वेडर्स थे,
मतलब जो अफगान के जो आक्रमणकारी जो थे, और साथ ही साथ जो मराठा जो थे। अब देखिए इसके लिए, इससे बचने के लिए, इस खतरे से बचने के लिए कंपनी ने क्या किया, उसने जो है जो अवध की जो सीमाएं जो थी उसके डिफेंस, उसकी रक्षा के लिए जो है काम किया, उसको ऑर्गेनाइज किया। किसके किसकी रक्षा के लिए? अवध की सीमाओं की रक्षा के लिए। और देखिए ये किस कंडीशन पे, एक कंडीशन भी रखा गया कि जो नवाब जो हैं, नवाब क्या करेंगे, और कहाँ के नवाब? अवध के नवाब क्या करेंगे कि जो भी खर्चा जो है आर्मी का, जो अंग्रेजी जो सेना है जो कि अवध की सीमाओं की रक्षा करेगी, उसका खर्चा कौन उठाएगा? जो अवध के नवाब है उन्हीं को उसका पैसा देना होगा। अब देखिए जो डिफेंस था, जो रक्षा जो थी अवध की सीमाओं की, उसमें जो है बंगाल का भी डिफेंस जो है शामिल था उस समय। अब देखिए इसके वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों ही जो स्टेट है अवध और बंगाल, इनको जो है इन्होंने रिंग फेंस सिस्टम के अंडर में ये लोग ले आ देते हैं। और क्या प्रोवाइड करते थे? मिलिट्री असिस्टेंट, मतलब कि अपनी सेना देते थे, जिससे कि इनके ऊपर जो है कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कि कोई बाहरी हमला जो है, कोई बाहरी राज्य जो है इनके ऊपर हमला ना कर सके। लेकिन जो मिलिट्री असिस्टेंट जो है ब्रिटिश हुकूमत प्रोवाइड करती थी, या फिर जो सेना जो प्रोवाइड करती थी अंग्रेजी हुकूमत, उसका खर्चा इन्हीं को देना पड़ता था। मतलब कि जो नवाब थे अवध और बंगाल के, उन्हीं को। अब देखिए अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो अलाइज जो थे, या जो मित्र जो बनते थे अंग्रेजों के, उनको क्या करना होता था कि उनको एक सब्सिडरी फोर्स या फिर सहायक सेना एक बना के रखनी होती थी, ऑर्गेनाइज करनी होती थी। और ये जो सहायक सेना कौन होते थे? कंपनी के ही ऑफिसर के द्वारा कमांड किए जाते थे। लेकिन देखिए इसके बदले इनको क्या करना पड़ता था? जो रूलर जो रिंग फेंस पॉलिसी को अपनाता था, उसको अपने ही खर्चे पे मतलब आर्मी का खर्चा कौन उठाता था? वो रूलर, जैसा कि नवाब ऑफ जो अवध के जो नवाब थे, उनको जो है पे करना था, पूरे आर्मी के खर्चे को पेमेंट करना था पैसा। अब देखिए जो वेलेस्ली की जो सब्सिडी अलायंस की जो पॉलिसी है, अब देखिए जो रिंग फेंस पॉलिसी है उसको किसने चलाया था? वारेन हेस्टिंग ने, ये बात याद रखिएगा। तो और सब्सिडरी अलायंस को किसने चलाया? वेलेस्ली ने। तो जो वेलेस्ली की जो सब्सिडरी अलायंस की जो पॉलिसी है वो एक्चुअली में एक एक्सटेंशन है रिंग फेंस सिस्टम का ही, जिसमें जो है ये किया गया था कि जो इंडियन जो स्टेट्स थे, जो भारतीय जो राज्य जो थे, वो और भी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी अलायंस के बारे में, या फिर अगर हम हिंदी में कहें तो सहायक संधि के बारे में। अब देखिए जो सब्सिडरी अलायंस जो सिस्टम है, इसको यूज किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जब वो गवर्नर जनरल बने थे। कब से कब तक? 1798 से लेके 1805 के समय। और किस लिए यूज किया गया था? जिससे कि ये जो है एक साम्राज्य बना सके भारत में। अब देखिए इस सिस्टम में क्या करना होता था कि जो भी इंडियन स्टेट इसमें जो है साथ देता था, तो उस स्टेट का, उस राज्य का, इंडियन स्टेट का जो जो भारतीय जो जो राज्य जो था, उसका जो रूलर जो था, उसको जो है एक परमानेंट स्टेशन प्रोवाइड करना होता था। किसके लिए? ब्रिटिश फोर्सेस के लिए, अपने ही टेरिटरी में, अपने ही राज्य में। और साथ ही साथ अब देखिए खुद एक जगह भी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे ब्रिटिश सेना रहेगी, अंग्रेजी सेना रहेगी, और साथ ही साथ उसको जो सेना का जो खर्चा जो पड़ेगा वो भी किसको देना होगा? उसी रूलर को देना होगा, उसी भारतीय राज्य के रूलर को देना होगा। और देखिए एक और बात क्या थी कि जो इंडियन जो रूलर है उस राज्य का, जिसने जो है सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, उसको एक और बात में सहमत होना होता था कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट, मतलब कि एक अंग्रेजों के तरफ से एक आदमी जो है उनके कोर्ट में रहेगा, या फिर उनका जो राज दरबार जो है उस राज्य के राजा का, वहां पे एक अंग्रेजी ऑफिसर कह लीजिए वो भी रहेगा। अब देखिए इस सिस्टम में क्या था कि कोई भी इंडियन रूलर जिसने सब्सिडी अलायंस को सहमति जता दी या फिर साइन कर लिया, तो वो किसी भी दूसरे यूरोपियन को सर्विस में नहीं रख सकता था।
ठीक है, अगर जो है ब्रिटिश हुकूमत से पहले अगर उसको किसी भी यूरोपियन को सर्विस में रखना तो पहले उसको किससे अप्रूवल लेना पड़ता था, ब्रिटिश हुकूमत से अप्रूवल लेना पड़ता था। अगर ब्रिटिश जो है, जो अंग्रेज जो है, अगर अप्रूव नहीं करेंगे, वो नहीं मानेंगे, तो वो किसी भी यूरोपियन को अपने सेवा में नहीं रख सकता था, वो जो है इंडियन रूलर जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया होता था। और साथ ही साथ एक और कौन सा चीज था इसमें, कि वो जो इंडियन रूलर जिसने सब्सिडी अलायंस को साइन कर लिया, तो अगर उसको जो है किसी दूसरे इंडियन रूलर या फिर दूसरे भारतीय राज्य के राजा से अगर निगोशिएट करना होता था, बातचीत करना होता था, तो उससे पहले उसको जो है गवर्नर जनरल का कंसल्ट लेना पड़ता था या फिर गवर्नर जनरल की सहमति लेनी होती थी। अब देखिए, इन सब के बदले अंग्रेज क्या देते थे, अंग्रेज जो थे वो उस रूलर को, किस रूलर को, जिसने सब्सिडी अलायंस को साइन किया है, उस रूलर को जो है डिफेंड करते थे या फिर उसकी रक्षा करते थे। किससे? उसके शत्रुओं से उसकी रक्षा करते थे। और साथ ही साथ जो अंग्रेज जो थे वो उस राज्य के किसी भी इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं करते थे। अब देखिए, जो सब्सिडी अलायंस जो था, इसके वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और इसके वजह से जो अंग्रेजों का जो कंट्रोल जो था या फिर जो ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल जो था वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो 7 साल का जो रूल जो था वेलेस्ली का, उसी में लगभग 100 छोटे और बड़े राज्यों ने साइन किया सब्सिडी अलायंस को या फिर सब्सिडी ट्रीटी को या फिर सहायक संधि को। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो सब्सिडी अलायंस या फिर ये जो चीज़ें थी ये कैसे उभर के आई। तो ये माना जाता है कि जो डुप्लिक्स जो थे, जो कि फ्रांसीसियों के गवर्नर थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहली बार, वो पहले ऐसे थे जिन्होंने यूरोपियन ट्रूप्स को प्रोवाइड किया था इंडियन रूलर के लिए कि वो जो है उनके बदले वार लड़े। कहने का मतलब ये है कि जो डुप्लिक्स जो थे वो अपनी सेना को किसको देते थे, भारतीय राजाओं को देते थे, कि जो भारतीय जो राजा जो हैं वो अपनी लड़ाई में यूरोपियंस को शामिल कर सके। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, डुप्लिक्स के बाद ज़्यादातर जो गवर्नर जनरल जो थे, क्लाइव से और क्लाइव के आगे जितने भी गवर्नर जनरल आए, उन्होंने इस सिस्टम को अप्लाई किया और कई ढेर सारे भारतीय राज्यों को इस सिस्टम के अंतर्गत लेके आए, और साथ ही साथ इस सिस्टम को और भी ज़्यादा परफेक्ट भी किया। अब देखिए, जो सबसे पहला जो इंडियन स्टेट था जो कि इस ट्रैप में फंसा था, प्रोटेक्शन ट्रैप में या फिर सब्सिडी अलायंस सिस्टम में, वो कौन सा था, अवध, जिसने जो है 1765 में एक ट्रीटी साइन करी थी कंपनी के साथ, जिसमें यह कहा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है या फिर जो अंग्रेज जो है वो अवध के सीमाओं की रक्षा करेंगे, लेकिन जो खर्चा जो आएगा सेनाओं का, जो सेना जो रहेगी ब्रिटिश की या फिर अंग्रेजों की, उसका खर्चा कौन देगा, नवाब जो है अवध के, वही खर्चा उठाएंगे। और देखिए, इसी के साथ साथ इनको एक बोनस भी मिला। ठीक है, शायद जो है ये मतलब वैसे ही कहा गया है। तो क्या कि एक तो खर्चा उठाएंगे आदमी का, और दूसरा एक बात और था कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट या फिर कोई एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है लखनऊ में रहेगा, क्योंकि अवध जो है अवध के अंडर में ही आता था, लखनऊ वगैरह जगह। तो लखनऊ में एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी रहेगा जो कि नज़र रख सके कि उस राज्य में, जो राज्य है अवध, वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, 1787 में क्या होता है कि जो कंपनी जो है या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करती है, इंसिस्ट करती है या फिर जोर देती है कि जो भी सब्सिडी स्टेट है, कि जिसने जो है सब्सिडी अलायंस को या फिर सहायक संधि को साइन कर रखा है, वो अपने फॉरेन रिलेशन को अपनी मर्जी से नहीं चला सकता है। और जो ये वाला जो प्रोविजंस था कि फॉरेन रिलेशन को नहीं चला सकता है वो राज्य, इसको कब इंक्लूड किया गया था, जब ट्रीटी साइन किया जाता है कर्नाटक के नवाब के साथ। और कौन साइन करता है, कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे अंग्रेजों की तरफ से, वो साइन करते हैं। कब साइन किया जाता है, फरवरी 1787 में। लेकिन देखिए, और क्या बात होती थी कि मान लीजिए कोई राज्य प्रोटेक्शन मनी को, जो कि आर्मी का जो खर्चा जो था, अगर उसको नहीं दे पाता था, नहीं भर पाता था उस पैसे को, तो जो कंपनी क्या करती थी, उस राज्य को ही डिमांड कर देती थी। मतलब कि वो राज्य जो है कंपनी का
हो जाता था। तो देखिए अंग्रेज क्या करते थे कि ये जो पैसा जो प्रोवाइड करना होता था सेना के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा हाई रखते थे, बहुत ही ज़्यादा हाई रखते थे, जिससे कि जो गरीब जो रूलर जो हैं या फिर जो गरीब जो राजा जो हैं वो उस पैसे को प्रोवाइड ना कर सके, मतलब कि जो आर्मी का जो खर्चा है उसको प्रोवाइड ना कर सके। और फिर अंग्रेज क्या करते थे, उसको जो है उस एरिया को अपने अंडर में ले लेते थे, उस राज्य को। अब देखिए ये जो है वेलेस्ली की जीनियस थी या फिर वेलेस्ली की बुद्धिमत्ता थी कि इन्होंने क्या किया कि एक जनरल रूल बना दिया निगोशिएशन के लिए कि जो भी टेरिटरी या फिर जो भी इंडियन जो रूलर है जो कि सब्सिडी अलायंस को साइन कर रहा है उसको जो है अपनी पूरी सॉवरेनिटी को, मतलब कि अपनी पूरी संप्रभुता को छोड़ना पड़ेगा, अपनी संप्रभुता को त्याग करना होगा। अब दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टेजेस में सब्सिडरी अलायंस फैला। तो टोटल जो 4 स्टेज हैं सब्सिडरी अलायंस के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला जो स्टेज है इसमें क्या था कि कंपनी क्या करती थी, कंपनी जो है जो भी फ्रेंडली इंडियन स्टेट रहता था या फिर जिसका कंपनी के साथ मित्रता रहती थी, दोस्ती रहती थी जिस भारतीय राज्य की, उसको जो है कंपनी अपनी सैनिकों को सौंपता था या फिर सैनिक देता था, अपनी सेना देता था कि वो जो इंडियन जो रूलर है या फिर जो भारतीय जो राजा जो है वो अपनी लड़ाइयों को लड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे पहला स्टेज ये था। अब सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि जो कंपनी जो थी या फिर जो अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, एक ऐसा कारण बनाते थे, कॉमन कारण, कि जिसमें जो है जो इंडियन स्टेट जो है या फिर जो भारतीय जो राज्य जो है वो क्या हो जाए, वो दोस्त बन जाए अंग्रेजों का। और साथ ही साथ वो दोस्त तो बने ही, और अंग्रेजों के सोल्जर्स को लेते हुए अपने स्टेट की रक्षा करे या फिर जो भी लड़ाइयाँ वो लड़ रहा है वो किसके अंडर में लड़े, अंग्रेजों की सेना के अंडर में। ठीक दोस्तों, अब देखिए तीसरा जो स्टेज है उसमें क्या होता था कि जो भी इंडियन एलाई जो होता था या फिर जो भी भारतीय राज्य जो अंग्रेजों का जो मित्र जो होता था या फिर जो साथी जो होता था, उससे आदमियों के लिए नहीं कहा जाता था, बल्कि क्या मांगा जाता था, पैसे मांगे जाते थे। और कंपनी क्या करती थी, कंपनी मतलब इस पैसे के बदले क्या प्रोवाइड करती थी, सेना भर्ती करती थी, उस सेना को ट्रेन करती थी, और साथ ही साथ एक फिक्स्ड नंबर जो है सोल्जर्स का या फिर सैनिकों की एक फिक्स्ड संख्या जो है उस राज्य में रखती थी, और किसके अंडर में, एक ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर में। और क्यों रखती थी, मान लीजिए कभी कोई आकस्मिक या फिर अचानक कोई ज़रूरत अगर पड़ जाता है तो उस समय क्या होगी, ये जो फिक्स नंबर जो है सोल्जर्स के, जो सेना जो रखी जा रही है फिक्स नंबर में अंग्रेजी ऑफिसर्स के अंडर में, वो जो रूलर है उसको बचाएगा, रूलर के फैमिली को प्रोटेक्शन देगा, और साथ ही साथ जो भी आक्रमणकारी जो है, जो भी बाहरी आक्रमणकारी हैं उनको दूर रखेगा उस राज्य से। और इसके बदले वो जो राजा जो है वो कुछ पैसे इनको अंग्रेजों को देगा। अब देखिए जो चौथा या फिर जो लास्ट जो स्टेज है इसमें क्या होता था कि जो मनी है या फिर जो प्रोटेक्शन जो फी है, जो पैसे जो हैं, इसको जो है काफ़ी हाई लेवल पे फिक्स किया जाता था। मतलब पैसे इतना ज़्यादा रखे जाते थे कि जो इंडियन जो रूलर है वो पैसों को पे ही ना कर पाए। अब जब पे नहीं कर पाता था तो कंपनी फिर क्या करती थी, उसके पूरे राज्य को ही हड़प लेती थी। किसके बदले, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाया है, इसके बदले जो है उसके राज्य को ही हड़प लेती थी। तो देखिए जो कंपनी की एंट्री हो जाती थी उस स्टेट में, और उसके बाद फिर जो है एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो है उस राज्य की राजधानी में रहता था इस ट्रीटी के अंतर्गत, और इसी के साथ साथ वो जो पूरा जो राज्य है उसका अनेक्सेशन कर लेते थे अंग्रेज या फिर हड़प लेते थे अंग्रेज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे व्यू बताया गया है तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, इससे आपका जो है एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है कि उस जमाने में लोगों की सोच कैसी थी जो लोग थे। अब देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टेट जिसने इस अलायंस को एक्सेप्ट किया था।
तो देखिए जो इंडियन जो प्रिंसेस हैं जिन्होंने सब्सिडरी सिस्टम को एक्सेप्ट किया उसमें है निजाम ऑफ हैदराबाद। इन्होंने कब एक्सेप्ट किया? सितंबर 1798 में और 1800 में। जो मैसूर के जो रूलर हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस को 1799 में। जो तंजौर के जो रूलर हैं उन्होंने अक्टूबर 1799 में एक्सेप्ट किया। जो नवाब हैं अवध के उन्होंने नवंबर 1801 में इसको एक्सेप्ट किया। और जो पेशवा हैं, जो मराठा के जो पेशवा जो होते थे, उन्होंने दिसंबर 1801 में सब्सिडी अलायंस को जो है मान लिया। और भोसले राजा जो थे बेरार के, उन्होंने दिसंबर 1803 में साइन किया। जो सिंधिया थे उन्होंने फरवरी 1804 में साइन किया। जो राजपूत जो स्टेट जो थे या फिर जो राजपूत जो रूलर जो थे, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी और साथ ही साथ जो रूलर जो थे भरतपुर के, उन्होंने 1818 में इसको जो है साइन किया। और जो होलकर जो थे वो लास्ट मराठा थे जिन्होंने इस सब्सिडी अलायंस को साइन किया। कब? 1818 में। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए, अगर सिंपल टर्म में अगर बात करें तो ये जो डॉक्ट्रिन जो था या फिर ये जो सिद्धांत जो था, इसमें ये कहा गया था कि जो भी एडॉप्टेड सॉन या फिर जो भी गोद लिया हुआ जो पुत्र जो है किसी भी इंडियन रूलर का, उसका जो है किसके ऊपर हक होगा? सिर्फ और सिर्फ जो उसके जो पिता जो है उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब पिताजी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ही, प्राइवेट संपत्ति पे ही हक होगा। लेकिन जो राज्य जो है, जो इंडियन जो रूलर है उसके राज्य पे उसका हक नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई राजा है और उस राजा कोई बेटे नहीं है और उसने जो है किसी दूसरे मतलब लड़के को गोद ले लिया, तो जो राजा की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे कि उसका जो भी पैसे वगैरह हैं, वो उस सब पे तो उस एडॉप्टेड या फिर गोद लिए हुए बच्चे का हक होगा, लेकिन पूरे राज्य पे उसका उस बच्चे का हक नहीं होगा। अब देखिए इसको कौन डिसाइड करता था? अंग्रेज डिसाइड करते थे कि जो राज्य जो है उसको एडॉप्टेड सॉन के अंडर में देना है कि नहीं देना है, या फिर उस राज्य को अपने में अनेक्स कर लेना है, या फिर उस पूरे राज्य को हड़प लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये माना जाता था कि ये जो सिद्धांत जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है? हिंदू लॉ के या फिर हिंदू कानून के ऊपर बेस्ड है, या फिर जो भारतीय जो कस्टम जो है, जो रीति रिवाज जो है उनके ऊपर बेस्ड है। लेकिन देखिए जो हिंदू जो लॉ है या फिर जो हिंदू जो कानून है वो भी इस मुद्दे पे काफी ज्यादा दुविधा में पड़ा हुआ था। देखिए जो इशू जो था कि किसी भी स्टेट को अनेक्स कर लेंगे या फिर हड़प लेंगे अंग्रेज, क्यों? क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ये भी काफी रेयरली होता था। तो देखिए जो महाराजा रंजीत सिंह जो हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी कुछ फ्यूडेटरी या फिर आप कह सकते हैं कि जागीरदार या फिर सामंतों को अनेक्स कर लिया था, अपने में मिला लिया था। और किसके बेसिस पे? लैप्स के बेसिस पे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसी के बेसिस पे। इसी तरीके से कंपनी ने भी 1820 में या फिर 1820 में एक छोटे से सतलज के बगल, मतलब सतलज नदी के किनारे के एक राज्य को क्या किया? हड़पा या फिर अपने में मिला लिया, अनेक्स कर लिया। और क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। अब देखिए फिर भी जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लियर कट इंस्टेंस नहीं था कि जो भी एडॉप्टेड सॉन है उसको पूरे राज्य का मतलब कि राजा नहीं बना सकते हैं। और इसको ये लोग क्या करते थे कि लैप्स के तरीके से देखने लगे थे अंग्रेज। अब देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी जो थी ये किसने शुरुआत की थी? मतलब इसको फैलाया किसने, ज्यादा चलन में किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही शुरू किया था। अब देखिए जो एक कोइंसिडेंस था कि या फिर एक संयोग था कि जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे उसी समय कई ढेर सारे केसेस आए जहां पे ये जो डॉक्ट्रिन या फिर ये जो सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का या फिर वैपगत का जो सिद्धांत है इसको अप्लाई किया गया। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी ने काफी ज्यादा इस पे जो है जोर दिया और इस पॉलिसी को काफी तेजी से उन्होंने इन्फोर्स किया और कई बार इन्फोर्स किया। और जो इनके जो बाद में जो भी और हाँ इनके जो भी बाद में जो इनके पहले के जो प्रेडिसेसर जो थे, जो पहले के जो गवर्नर जनरल जो थे, वो कोशिश करते थे कि अगर अनेक्सेशन को अवॉइड किया जा सकता है तो उसको अवॉइड किया जाए।
मतलब अगर छोड़ा जा सकता है अनेक्सेशन को तो छोड़ दिया जाए, जिससे कि एक मित्रता बनी रहे। वहीं अगर बात करें डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी कोशिश करते थे कि बस एक मौका मिल जाए अनेक्सेशन का, किसी भी राज्य को अनेक्स करने का, और वो उस राज्य को अनेक्स कर लें। अब देख दोस्तों, हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं या फिर जो राज्य जो थे जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई किया गया था, तो उनके बारे में समझते हैं। अब देखिए, एक किस्मत आप कह सकते हैं लॉर्ड डलहौजी की, या फिर एक चांस इनको मिला लॉर्ड डलहौजी को कि जब गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी, तो उस समय कई ढेर सारे रूलर्स ऐसे थे जो कि मर गए, और उनका कोई भी मेल जो है हायर या फिर उत्तराधिकारी नहीं था, और लगभग 7 स्टेटों में इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट थे जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अप्लाई किया गया था वो थे सतारा, 1848 में अप्लाई किया गया। झांसी और नागपुर को इन्होंने अनेक्स किया कब, 1854 में। और किसके ऊपर, किस बेसिस पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पे। और भी कई ढेर सारे छोटे छोटे स्टेट हैं, जैसे कि जैतपुर बुंदेलखंड के पास, संभलपुर उड़ीसा, और बगहद मध्य प्रदेश में। और लॉर्ड डलहौजी ने अवध को भी अनेक्स कर लिया इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ही बेसिस पे, कब, 1856 में। और क्या किया कि जो नवाब वाजिद अली शाह जो थे उनको देश निकाला, उनको हटा दिया उनके पद से। और किस बेसिस पे, मिस गवर्नमेंट के बेसिस पे, कि वो जो है राज्य को चला नहीं पा रहे हैं। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो अवध है, अवध का अनेक्सेशन हुआ उसके बारे में, या फिर अवध का समामेलन ब्रिटिश हुकूमत में कैसे हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य में। तो दोस्तों देखिए, जो अवध जो था, अवध सबसे पुराना राज्य था जिसने जो है सब्सिडी अलायंस को साइन किया, और सब्सिडी अलायंस को सबसे लंबे समय तक चलाया भी। लेकिन देखिए, इस सिस्टम को चलाने का इम्पैक्ट ये हुआ कि इस राज्य में, अवध में, काफी ज्यादा कुशासन फैल गया, कुव्यवस्था फैल गई। मतलब यहाँ पे जो प्रशासन जो था, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था, वो उसमें भ्रष्टाचार होने लगा। और साथ ही साथ और क्या चीजें हो रही थी कि जो नवाब जो थे, नवाब ने लगभग 80 साल तक रूल किया, और उन्होंने काफी ज्यादा खर्चे अपने ऊपर ही कर डाले, कि अपने मतलब कि शौकों पे ही कर डाले, अपनी जिंदगी को और अच्छे से जीने में ही कर डाले। अब देखिए, जो जनता जो थी अवध की, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया, क्योंकि देखिए पैसे की जरूरत पड़ेगी उसके लिए, जब वो हद से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो उनके ऊपर काफी हैवी टैक्स लगाया गया जनता के ऊपर। किसके द्वारा, नवाब के द्वारा। और इलीगल तरीके से भी पैसों की मांग की जाती थी, और किसके द्वारा, जो भी ऑफिशियल्स होते, जो भी ऑफिसर जो थे उनके द्वारा, या फिर जो तालुकदार जो होते थे। अब देखिए, इससे क्या होता है कि जो खजाना जो रहता है वो भी बैंकरप्ट हो जाता है, या फिर दिवालिया हो जाता है। मतलब पैसे ही नहीं बचते इनके पास, क्योंकि जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज लेती थी। क्यों चार्ज लेती थी, क्योंकि इन्होंने सब्सिडी अलायंस को साइन कर रखा था, और सब्सिडी अलायंस के अंडर में क्या था कि जो भी अंग्रेजी जो फौज जो है, जो कि उनके राज्य या फिर उनके रियासत में रह के उनके राज्य की रक्षा करेगी, उसका जो खर्चा है उस सेना का, वो कौन देता था, उसी राज्य का राजा देता था। इस वजह से उनको काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता था, उसके वजह से बैंकरप्ट भी होने लगे थे। अब देखिए, इसी के साथ साथ काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है दिया गया, किसके द्वारा रिलीज किया गया, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड एमरेस्ट के द्वारा, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक दोस्तों, अच्छा आप ये बताइएगा कि जो सती प्रथा जो थी, सती प्रथा के लिए इन तीनों में से किसने काफी ज्यादा एक काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। आपको ये चीजें दोस्तों पता होनी चाहिए। और देखिए, 1809 में क्या होता है कि जो नवाब है, नवाब को टाइटल दे दिया जाता है, स्टेटस दे दिया जाता है, किसका, राजा का, किंग का। तो देखिए क्या होता है कि जो लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड डलहौजी ने स्लीमेन कौन थे, एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, या फिर एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, जो कि अवध में रह रहे थे, अवध के ऊपर नजर रखते थे रह के वहां पे। तो उनको जो है, स्लीमेन को लॉर्ड डलहौजी ने निर्देश दिया कि आप जो है जाइए पूरे राज्य में, अवध के पूरे राज्य में टूर करिए, और आके मुझको बताइए कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है, अपने पर्सनल इंस्पेक्शन के बेसिस पे। अब देखिए, ये जो स्लीमेन जो थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को डिस्क्राइब किया कि जो राज्य जो है, यहाँ पे काफी ज्यादा कुव्यवस्था फैली हुई है, एक एनार्कियल कंडीशन है इस राज्य में। और उसके बाद देखिए, स्लीमेन के बाद एक जो है दूसरा ब्रिटिश रेसिडेंट आता है, कब,
1854 में, जिसका नाम क्या रहता है, आउटराम, इसने इसको भी कहा गया कि आप भी जाइए एक रिपोर्ट जो है सबमिट करिए। तो इसने भी जो इसके जो पिछले जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे, कौन, स्लीमैन, उन्हीं को सपोर्ट किया और वैसी ही रिपोर्ट इसने बनाई। अब देखिए जो लॉर्ड डलहौजी थे वो नहीं चाहते थे कि कोई एक्सट्रीम स्टेप ले जो कि एनेक्सेशन की जो है उस राज्य को हड़प ले, लेकिन और वो क्या चाहते थे कि एक परमानेंट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रहे, मतलब कि अंग्रेज जो क्या करेंगे, पूरे प्रशासन को अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन जो नवाब जो हैं उनको नवाब का टाइटल उनका रहेगा और उनका रैंक भी बना रहेगा। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे अंग्रेजों के, मतलब कि आपको पता होगा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना था। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एक्ट आए थे हमारे देश में अंग्रेजों ने लाए, उस तब मैं आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आप ये समझ लीजिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, एक कई लोगों की एक ग्रुप था। तो उसने क्या ऑर्डर किया कि आप जो है अवध को अनेक्स कर लीजिए और साथ ही साथ जो नवाब जो हैं उनको गद्दी से हटा दीजिए। कब? 1856 में। अब देखिए जो वाजिद अली साथ जो थे उन्होंने मना कर दिया इस ट्रीटी को साइन करने से, और उसके बाद क्या होता है कि एक तो उनको देखिए, एक तो वाजिद अली शाह ने क्या किया कि ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकार को छोड़ना ही चाहते थे। और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि वाजिद अली शाह को देश निकाला देके उनको कलकत्ता में भेज दिया। अब देखिए ये जो चीज़ जो थी ये अंग्रेजों के लिए काफ़ी गलत साबित हुई और अंग्रेजों को इसका काफ़ी बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। कब? जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, या फिर जो हमारी 1857 की जो क्रांति जो होती है, क्योंकि उसमें अवध ने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो हम उसको जो है अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जब आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में कि किस तरीके से रिवॉल्ट हुआ था। अब देखिए इस कारण ये इस वजह से जो डलहौजी जो थे उन्होंने लगभग 8 स्टेटों को अनेक्स किया था अपने 8 साल के कार्यकाल में, 1848 से लेके 56 के समय। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था, जो 1857 की जो क्रांति जो हुई, उस समय हमारे देश का गवर्नर जनरल कौन था। अब देखिए अपने 8 साल के समय में ही जो आपके डलहौजी जो थे उन्होंने लगभग 2.5 लाख स्क्वायर मील जो इलाका था इंडिया का, उसको जो है अंग्रेजी साम्राज्य में जोड़ लिया। और देखिए जो इनका जो समय जो था लॉर्ड डलहौजी का, वो एक पूरे तरीके से एक ऐसा समय था जहां पे जो ब्रिटिश पावर है उसका काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, काफ़ी फैलाव हुआ, काफ़ी तेज़ी से फैला। और ये जो प्रोसेस जो था, एक्सपेंशन जो था ब्रिटिश पावर का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, वहाँ शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके का रिलेशन था अंग्रेजों का जो भारत के जो पड़ोसी जो देश थे उनके साथ। तो हम उनको इन चीज़ों को अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।